तो आज हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं इसको। ये आप गैलीलियो हैं जो जिन्होंने इसी लॉ के ऊपर जो है वो स्टार्ट में काम किया, लेकिन उसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो आपको न्यूटन ही देता है, जिसमें वो बात ये करते हैं जी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो वो फॉर एवर एट रेस्ट रहेगा, उसको अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना की जाए। और इसी तरह अगर कोई बाइसिकल या अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे बाइसिकल की बात हम कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो अपने मोशन को हमेशा के लिए कंटिन्यू रखेगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली, यानी एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्मली अपने मोशन को बरकरार रखेगी, बशर्ते ये कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई की जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्टोरी किस तरह से चलती है, यानी किस तरह से ये लॉ न्यूटन के माइंड में आया और गैलीलियो की क्या स्टेटमेंट थी। गैलीलियो ने सम लेट 1500 के अंदर ये बात हमें बताई थी, ठीक है, लेट 1500 के अंदर ये बात हमें बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, यानी कुदरती तौर पे उनके अंदर एक ऐसी बात होती है कि वो अपने आप को सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बाइसिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये बाइसिकल के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि अगर आप इसको पैडल करना बंद कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि साइकिल कंटिन्यूसली मूव करता रहे तो आपको कंटिन्यूसली इसको पैडल करना पड़ेगा, यानी कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये गैलीलियो थे, फिर डेकार्टे भी इसी जो है वो इनके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं, यानी इसी दौर के साइंटिस्ट थे जिन्होंने यही बात की थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरल टेंडेंसी है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद रुक जाती हैं जब उन पे अनबैलेंस फोर्स जो है ना, जब उन पे फोर्स अप्लाई जो की जा रही होती है वो रोक दी जाए, यानी अगर आप पैडल करना बंद कर देंगे तो साइकिल रुक जाएगा। अब न्यूटन ने इस बात को जब देखा तो न्यूटन ने इसको रीफ्रेज किया, उन्होंने बोला जी कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि न्यूटन ने ये बात नोट की कि अगर बॉडी के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना की जाए तो बॉडी जो मूविंग है वो हमेशा मूव करती रहेगी। अब ये बड़ी एक कॉन्ट्राडिक्शन थी, यानी जो गैलीलियो ने बात की उससे ये बात अलग थी, ठीक है, डिफरेंट थी, उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी कि गैलीलियो ये कह रहे हैं जी कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, अगर आप चाहते हैं कि बॉडी कंटिन्यूसली मूव करे तो आपको कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि न्यूटन ये बात कर रहे हैं कि बॉडी जो है अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली मूव करे तो उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करे, तो बॉडी जो मूविंग होगी वो कंटिन्यूसली मूव करेगी और जो बॉडी एट रेस्ट होगी वो फॉरएवर एट रेस्ट ही रहेगी। ठीक है, अब इस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया जब, ठीक है, इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो हमें ये बात समझ आई कि न्यूटन की बात इस तरह से ठीक है कि अगर आप साइकिल को स्टडी करें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन फोर्सेस, फॉर एग्जांपल ये साइकिल है, ठीक है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन फोर्सेस अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो हमें ये बात समझ आती है जी कि इस साइकिल के ऊपर जब ये मोशन में होता है और जब आप पैडल करना बंद करते हैं तो साइकिल जो रेस्ट में आता है वो उसके ऊपर अप्लाई की गई फोर्सेस की वजह से रेस्ट में आता है। तो वो फोर्सेस कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो ये समझ आई कि जो टायर है और ग्राउंड है इनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, ये फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि डायरेक्शन के ऑपोजिट, साइकिल आपका राइट साइड पे जा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लग रही है। इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि ऑल द टाइम डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑल द टाइम डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, आप हर चीज को अपने जमीन हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी है, यानी हवा के दबाव की वजह से भी एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है कि आप जब आगे जाते हैं हवा आपको पीछे खींचती है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। अब अगर आप ये तीनों जो फोर्सेज हैं, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, अगर ये तीनों फोर्सेज जो हैं वो इनको जीरो कर दें और बॉडी को आप एक दफा पैडल करें तो फिर आपको बॉडी को पैडल करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। ठीक है, और इसी तरह
अगर कोई बुक जो है, जैसे मैंने पहले बात की, अगर बुक एक टेबल पे पड़ी है और अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स से मुराद ये है कि अगर आप देखें ये आपके पास एक बुक है और अगर 5 न्यूटन की फोर्स, बिकॉज फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, 5 न्यूटन की फोर्स आप इस डायरेक्शन से लगाएं और इसी के एक्शन ऑफ लाइन के ऑपोजिटली आप यहां से, यानी इसी लाइन के अंदर आप ऑपोजिट एक फोर्स लगाएं 5 न्यूटन फोर्स, आप दोनों तरफ से फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स यानी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो क्या है? 0 न्यूटन। अगर नेट फोर्स 0 है इस बुक के ऊपर और कोई भी अनबैलेंस फोर्स इस पे एप्लीकेबल नहीं होती तो ये बुक हमेशा से एट रेस्ट में रहेगी, ये बुक हमेशा से मूव यानी हमेशा के लिए मुस्तकिल हो जाएगी, हरकत नहीं करेगी, ठीक है। और जो बॉडी मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में आ गई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है। ये इनर्शिया बेसिकली इनर्शिया किस चीज का नाम है? देखें, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, जिस तरह एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर चार्ज होता है, यानी वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर, आई मीन मटेरियल बॉडी के अंदर जो चार्ज जैसे एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह मटेरियल की या मैटर की इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी है। अब ये क्या प्रॉपर्टी है? यानी उसकी सिफ्त कह सकते हैं आप। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बॉडीज को अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो मुस्तकिल रखने पे मजबूर करती है। मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी एट रेस्ट हैं वो प्रेफर करेंगी कि वो हमेशा से एट रेस्ट में रहें, ठीक है। और जो बॉडीज मूव कर रही हैं, यानी जो बॉडीज मूविंग हैं, वो प्रेफर करेंगी कि वो हमेशा से मूव करती रहें, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि लेट्स से अगर आप गाड़ी में जब जा रहे हैं, ठीक है, लाइक आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, तो आपकी गाड़ी, आप सर्टेन ब्रेक अप्लाई करते हैं, मतलब बहुत यानी एक सर्टेन स्पीड के साथ आपकी गाड़ी मूव कर रही है या सर्टेन वेलोसिटी के साथ आपकी गाड़ी मूव कर रही है खास डायरेक्शन के अंदर डेफिनेटली, तो आप जब आप एकदम से यानी बहुत एकदम से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी गाड़ी रुक जाती है, लेकिन आपको आगे की तरफ शिफ्ट मिलता है, यानी आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकती है या गिरती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्यों था? बिकॉज आपकी गाड़ी जो थी विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो बॉडी थी वो विद रिस्पेक्ट टू कार मूव कर रही थी, ठीक है। आई मीन विद रिस्पेक्ट टू कार वो एट रेस्ट थी और एनवायरनमेंट के लिहाज से वो मूव कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू कार, यानी कार के लिहाज से अगर आप देखें तो एट रेस्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट मूव कर रही है। अब जब आपने ब्रेक अप्लाई की तो ब्रेक की वजह से गाड़ी तो आपकी रुक गई, और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हो तो बॉडी तो आपकी मोशन में थी, तो बॉडी तो नहीं रुकी। जब गाड़ी रुकेगी तो डेफिनेटली बॉडी आपकी इनर्शिया की वजह से, बॉडी आपकी, बिकॉज बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मूव कर रही थी और वो अपने मोशन को बरकरार रखना चाहेगी, ठीक है। मैं सराउंडिंग के यहाँ पे स्पेलिंग कर देता हूँ, सेट सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग यानी एनवायरमेंटल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की वजह से, सराउंडिंग की वजह से आपकी बॉडी जो है वो मूव करना चाहेगी, लेकिन मूव करना चाह रही थी, ठीक है, मूव कर रही थी और मूव करना चाह रही थी, लेकिन जब आपने ब्रेक सप्लाई की गाड़ी फौरन से रुक गई, लेकिन आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकती है बिकॉज वो मूव करना चाहती है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी तरह जो बॉडी एट रेस्ट होती है वो प्रेफर करती है कि वो एट रेस्ट में ही रहे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहिए। दिस इज इन दिस वे हम इस लॉ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं।